हाँ, कल इंटरेस्टिंग बातें ये थी कि ये क्या होता है, एनएचएआई क्या होता है, सीपीडब्ल्यूडी क्या होता है, पीडब्ल्यूडी क्या होता है, क्यों जरूरी है, कौन सी सड़कें होती हैं जो बनाता है एनएचएआई, कौन सी सड़कें होती हैं जो बनाता है सीपीडब्ल्यूडी, कौन सी सड़कें पीडब्ल्यूडी बनाता है, जिला मार्ग क्या होते हैं, और अन्य सड़कों के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है। आप जब भी गांव जाओगे ना, यकीन मानो एक बोर्ड पाओगे प्रधानमंत्री सड़क योजना को, सड़क परियोजना का। और बहुत सारे गांव में बहुत सारी सड़कें बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो अन्य सड़कों में ये सारी हमारी जो है वो सड़कों का जाल है। सड़कों का जाल है इन द सेंस हमको जो है वो अरे यार माइंड इधर उधर गया। क्या बोल रहा था मैं, प्रधानमंत्री यार। हो मैं व्हाट्सएप बंद कर दूं पहले, तो मैसेज आता है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। अम, आप कभी भी गांव में जाओगे तो आप पाओगे जो हमारी, हाँ सॉरी, मैं ये बता रहा था कि हम ये पढ़ रहे थे कि सड़कों के प्रकार कौन कौन से हमारे भारत में। सबसे एक पहला स्वर्णिम चतुर्भुज की जो सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें होती हैं, जबरदस्त, बहुत चौड़ी, बहुत मकसद क्या है, भारत के चारों कोनों को जोड़ना, एक डायमंड शेप बनाना। उसमें से ही जो है एक हमारी उत्तर दक्षिण गलियारा आता है, वो भी जो है इम्पोर्टेंट सड़क है हमारी। तो ऐसे चीजों को बनाने का काम एनएचएआई करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, वो एनएचएआई बना रहा होता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो एक जिले से दूसरे जिले को जो, सॉरी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, और पूरे देश को एक तरह से जोड़ रहे होते हैं, तो उनको नेशनल हाईवेज बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। और वो सीपीडब्ल्यूडी बनाता है। एक्चुअली में आजकल जो है वो एनएचएआई ही बनाने लगा है राष्ट्रीय राजमार्ग भी। बहुत सारे टोल पर आप जाओगे ना, तो टोल देखे होंगे आपने, टोल्स क्या होते हैं। टोल जो है वो सड़कों पर एक तरह का टैक्स है। आप अगर जा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अभी होशंगाबाद जाओगे तो होशंगाबाद पे एक बहुत बड़ा ही बहुत शानदार रोड बन गया है, हाईवे है, तो वहां पर आपको 2 बार टोल देना पड़ेगा। टोल से गुजरोगे तो टोल जो है वो बैरियर होते हैं कुछ हाईवे पर, वो टोल जो है आज क्लास में बात करी कि ये सड़क जो है वो जब बना, तो आप टोल पे कई बार एनएचएआई लिखा हुआ देखोगे, नेशनल हाईवे। तो वो बताता है कि वो सड़क जो है एनएचआई ने बनाई है, या फिर एनएचआई के नेतृत्व में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने, पीपीपी के तहत बनी है। ये पीपीपी क्या होता है, एक्चुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं इसको। और पीपीपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहले स्टार्टिंग में भारत में जो, जैसे मान लो सड़क बनाना है या पुल बनाना है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कोई भी सिविल मटेरियल, जैसे बिल्डिंग हो गई या सड़क हो गई या फिर पुल हो गए, बांध हो गए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है देश का। सबके अपने, जैसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंचेस हो जाएंगी, पट्टी बोर्ड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हमारे देश के लिए सड़कें, पुल, बिल्डिंग्स, हाईवेज वगैरह वगैरह। तो वो जो है वो बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम सरकार खुद करती थी पहले। लेकिन वो सरकारी, आपको मालूम है काम कैसा होता है, थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी होता है, थोड़ा सा लेट लती भी होती है, तो उसके कारण से परेशानी खड़ी होने लगी कि यार ये तो गड़बड़ मामला है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लेट काम कर रहे हैं, ऊपर से उनको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि सरकारी नौकरी है, रीजन देना पड़ेगा, कोई का आलसीपन उसका निकाले जाने का रीजन नहीं हो सकता ना। तो सरकार नहीं निकालती आलसी लोगों को, तो क्या करें फिर इसका, वो कैसे, देश तो पीछे हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने पीपीपी एक मोड निकाला, पब्लिक क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये क्या होता है, इसमें जो है एक कंपनी को सौंप दी जाती है काम करने का वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे देना, हमने जैसे ठेका देना बोलते हैं हिंदी में, ठेका दे दिया जाता है कि भाई इतनी सड़क बना दो। फिर उसके बाद आप जो है उसकी, हम या तो पैसे चुका देंगे आपको किस्तों में। वो बोले जैसे सड़क बनाई किसी कंपनी ने, बोले किस्तें कैसे चुकाएंगे, तो बोले एक काम करो हमको टोल लेने दो, 2-3 महीने, मतलब 2-3 साल हम अगर टोल ले लेंगे तो हमारी सड़क की लागत निकल जाएगी, ऊपर से हमको प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो ये फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस प्रकार से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट हो गया है। खासतौर पे मोदी गवर्नमेंट आने, सॉरी, अभी क्योंकि ऑनलाइन है तो मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट बोलना, मेरे ख्याल से सब तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है
अपने आप को छोटा महसूस करते हैं ना जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। और जब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म जैसे अभी मैं यूट्यूब पे डालूँगा वीडियो, तो उस पर इस तरह से नाम लेना थोड़ा-सा अजीब लगता है कि हमारी तो कुछ भी वैल्यू नहीं है या फिर उस व्यक्ति के सामने, तो इसलिए थोड़ा-सा अजीब लगता है। ख़ास तौर पे अभी की गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो पीपीपी मोड पर जो है वो चीज़ें बनाई जाने लगी हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यदि आप देखोगे जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म बने हबीबगंज प्लेटफ़ॉर्म, वो पीपीपी के तहत ही बना हुआ है। प्राइवेट पार्टनरशिप में के तहत ही बना हुआ है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की भी भागीदारी रहती है उसमें। प्राइवेट फर्म तो रहता ही है ज़्यादा और पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप पे बनते हैं वो। तो हमारा जो हबीबगंज बना है वो पब्लिक पीपीपी के तहत बना है। आजकल जो है वो एयरपोर्ट वगैरह भी बनने लगे हैं पीपीपी के तहत। तो बड़ा ये बहुत, क्योंकि काम जल्दी होता है ना। जो काम सरकारी दफ्तर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँगे वो लोग बहुत जल्दी कर देते हैं। तो उसी के आधार पर एनएचएआई जो है वो खुद भी बनाता है और पीपीपी के तहत दूसरे लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट पे देता है। ज़िम्मेदारी एनएचएआई की है। ज़िम्मेदारी पूरी, अगर वो प्राइवेट वाली कंपनी बना रहे हैं तो अगर कोई घपला तो नहीं कर रहा, ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, क्वालिटी अच्छी रख रहा है, सबकी निगरानी कौन करेगा? एनएचएआई करेगा। उसी प्रकार से सेकंड टाइप होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। उसकी देखरेख सीपीडब्ल्यूडी के हाथ में जाती है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आजकल जो है वो सीपीडब्ल्यूडी भी काम तो करता है, लेकिन केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी निगरानी भी एनएचएआई के हद पे आने लगी है। एनएचएआई जो है वो बहुत हद तक निगरानी करता है। सीपीडब्ल्यूडी का काम मेरे ख्याल से तो आगे चल के शायद मर्जर भी हो जाए, दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट हो जाए। और हो सकता है सरकार ऑलरेडी काम कर रही हो इसमें, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस बात में। खैर, टॉपिक से हटे नहीं। जो हमारे नेशनल हाईवे होता है अभी बुक में कर रहे हैं तो सीपीडब्ल्यूडी बनाता है, डिपार्टमेंट है। और उसके बाद जो आता है वो हमारी जो राज्य मार्ग होते हैं। तो राजमार्ग जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इंदौर जाओगे, तो आप भोपाल से इंदौर राजमार्ग का उपयोग कर रहे होगे, है ना? तो वो राज्य के अंदर रहती हैं, नाम से सिद्ध हो रहा है राजमार्ग। राजमार्ग मतलब कि एक राज्य में रहने वाली सड़कें। मैंने बोला था कि अगर किसी को देखना हो तो बता देना, मैं राजमार्ग की वो दिखा दूंगा, लेकिन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, ये याद नहीं रहती वो भी है। इंटरेस्टेड तो होंगे, नहीं तो फिर से ऑब्जेक्शन आएगा कि इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। याद नहीं रहेगी, बिल्कुल मैं भी समझ रहा हूँ। मैं डायरी याद से रख ले रहा हूँ बैग में, अगर आपको याद आ जाए हाँ तो। भैया, आपने बोला था कि पढ़ना हो तो ले लेना। हाँ, तो अगर याद आ जाए क्लास में तो मुझे बता देना। मेरा ये राजमार्ग दिखा दूंगा एमपी के कितने हैं। भोपाल से इंदौर जो है वो राजमार्ग आएगा, तो वो बनाते हैं पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो है राज्य की सड़कों का निर्माण करते हैं। अगले पे आता है अन्य सड़कें। अन्य सड़कें मतलब कि ऐसे सड़कें जो इन लोग के अंतर्गत नहीं आ रही है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उसका एक उदाहरण है। वो क्या है? वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को, गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। छोटी सड़कें, उनको हम उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों को तो ये अन्य प्रकार की सड़कें। आखिरी आता है सीमांत सड़कें। टोटल कितने प्रकार हो गए? स्वर्णिम चतुर्भुज, नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे, जिला सड़कें, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, तो ये टोटल 7 प्रकार के हो गए, 6 वर्गों में बांटा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें, 6 भाग में डिवाइड किया गया है सड़कों को। तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं, इस पे सड़कों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज कौन बनाता है, क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज वो भी पता होना चाहिए। कि हमारा जो है देश की चारों बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए, वो 4 शहर कौन से हैं बड़े बड़े, वो भी स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 लेन सड़कें कौन कौन सी 4 महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 वो हैं। तो आपको उत्तर में दिल्ली दिखेगा, पूर्व में कोलकाता दिखेगा, दक्षिण में चेन्नई दिखेगा और पश्चिम में मुंबई दिखेगा। ये 4 महानगर हैं भारत के, जिनको जोड़ता हुआ ये स्वर्णिम चतुर्भुज बना हुआ है। 6 लेन वाली सड़क है। लेन किसको बोलते हैं? एक लेन में एक गाड़ी के बराबर जगह रहती है, तो 6 लेन हाईवे है। बड़ा ही चौड़ा हाईवे है। तो एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। नेशनल हाईवे क्या होता है, कौन बनाता है? राज्य राजमार्ग क्या होते हैं, कौन बनाता है? जिला मार्ग क्या होते हैं, कौन बनाता है? अन्य सड़कें के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आती है। और आखिरी सीमांत सड़कें, तो बाउंड्री की सड़कें, और कौन बनाता है? सीमा सड़क संगठन है, जो कि बाउंड्री बनाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई अगर युद्ध होता है तो ये सड़कें बहुत अच्छी होना चाहिए, बाउंड्री वाली, नहीं तो सेना कैसे जा पाएगी। तो ये हो गई सड़क वाली बात। उसके बाद आते हैं रेल परिवहन पे। तो रेल परिवहन जो है वो बड़ा ही
धांसू चीज है अपने देश के लिए, रीढ़ की हड्डी पहले से बताया आपको। और शायद हाँ 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी उस टाइम। सबसे पहले भारत में ट्रेन जो है वो 1853 में चली थी। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में स्टीम इंजन थे, तो ये स्टीम कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। कोयला बोले स्टीम बोले एक ही है। कोयला जलाते थे, स्टीम बनाते थे, स्टीम से जो है वो इंजन चलता था। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में, मतलब जोन्स में बांटा गया है उसमें। ये इसका, हाँ कल मैंने बड़ी लाइन और छोटी लाइन के बारे में बात करी थी कि जो है, आपने अगर बहुत सारी जगह पर टॉय ट्रेन चलती हुई देखी होंगी, बड़ी सुंदर दिखती हैं। अगर इच्छा हो तो उसको देखिएगा। दार्जिलिंग में चलती है एक, और एक शिमला कालका जो है वो ट्रेन बड़ी फेमस है। वो उसका वीडियो तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत सारों का सपना होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, जबरदस्ती थोप रहा हूँ कि जब भी मौका मिले, मैं नहीं गया हूँ अभी लेकिन मेरी भी इच्छा है। तो वो जरूर जाइए, शिमला कालका टॉय ट्रेन पर एक जगह है शिमला में। वो मेरी वीडियो अटक गई, कैसे मुंह चल रहा है मेरा। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ एक शिमला कालका टॉय ट्रेन की। तो ये जो नैरो गेज लाइन कहलाती है, जो टॉय ट्रेन चल रही है ना वहां पर शिमला में, नैरो गेज लाइन है। और छोटी लाइन होती है, नॉर्मल ट्रैक से छोटी होती है। क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे बड़ी ट्रेन का जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। शिमला कालका, और वो विंटर में तो भाई बहुत ही शानदार नज़ारा है, ऐसा लगता है जैसे स्विट्जरलैंड में हो आप। स्विट्जरलैंड की भी अपनी एक खूबी है भाई। अरे ये पता नहीं वही वीडियो क्या, नहीं मैं केवल लगा दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये वही है जो मैंने पहले देखा था। अल्लाह को यार। शिमला कालका टॉय ट्रेन है, ये नैरो गेज लाइन है, छोटे एरिया में चलती है। तो ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया का सीन है। अरे यार ये अटक अटक के जो चल रहा है, ये इंडिया का सीन है भाई। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये इंडिया में इतनी बर्फबारी हो रही है। तो ये नैरो गेज ट्रेन है, आप जहाँ देख रहे हो पटरी की लंबाई आपको दिख रही होगी, नॉर्मल ट्रेन से जो है वो छोटी लाइन है। नॉर्मल ट्रेन थोड़ी सी और बड़ी होती है इससे, थोड़ी सी बड़ी होती है ना। तो ये टॉय ट्रेन आ रही है, और बड़े ही शानदार नज़ारे रहते हैं। ये देखो पूरा कोहरा, बर्फ गिर रही है और ट्रेन में जा रहे हैं। कौन नहीं जाना चाहेगा भाई ऐसी बर्फ में। बस किस्मत खराब हुई तो हो सकता है वो बर्फ ना मिले, तो वो तो है, थोड़ा सा रिस्क भाई लेना पड़ता है वो। भैया आ, किस जगह का है ये? हाँ, जगह का है ये? शिमला कालका, शिमला शिमला टॉय ट्रेन है। शिमला में टॉय ट्रेन चलती है अपने यहाँ इंडिया में। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। थोड़ा सा मेरे को उसमें, क्योंकि ऊपर आता है ना जम्मू कश्मीर, उसमें कंफ्यूजन आता है, लेकिन शिमला जहाँ तक है हिमाचल प्रदेश में आता है। तो वहाँ का सीन है ये। ये नैरो गेज ट्रेन है, भारत में बहुत कम चल रही हैं। अच्छा, ग्वालियर में भी चलती हैं, अगर जो बच्चे ग्वालियर में होंगे वो जानते होंगे। ग्वालियर में भी छोटी लाइन डली हुई, इसको छोटी लाइन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो और इंग्लिश में नैरो गेज बोलते हैं। तो ये देख रहे हो आप सीन। तो केवल और केवल इसलिए दिखा रहा था कि नैरो गेज ट्रेन जो है वो भारत में एक परिवहन का साधन है, लेकिन ज्यादातर पर्यटन के रूप में। अपने यहाँ जितनी भी नैरो गेज जो शामिल हो रही है, वो पर्यटन के रूप में है ज्यादातर, जितनी भी ट्रेन है। आप अगर इंदौर चले जाओगे, ग्वालियर चले जाओगे, कालका शिमला ही क्यों ना हो, ज्यादातर दार्जिलिंग में भी चलती है टॉय ट्रेन। वहां पर भी बहुत खूब, वहां पर ग्रीनरी के कारण से बहुत ज्यादा फेमस है वो चीज। तो भारत में जितनी भी छोटी लाइन चल रही है, मीटर लाइन जिसको बोलते हैं, मीटर गैज बोलते हैं, वो कम है संख्या में। ये तो बहुत ज्यादा है, 63,000 के करीब है। ये 3,000, 3,000 भी अच्छी खासी लेंथ है, भारत में बहुत सारी जगह पर है। तो वो पर्यटन जो है वो बहुत खूबसूरत बना देती है उन पर्यटन स्थलों को, ये नैरोगेज लाइन। तो यहाँ पर है। अच्छा, एक और चीज है जो कि आपको अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहिए भारत की नेचुरल ब्यूटी में, वो है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है वो बहुत खूबसूरत माना जाता है। अब मैं वीडियो कितने ही दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
थोड़ी बहुत दिमाग में शब्द रहेंगे ना तो कभी याद रहेगी। ग्रीनरी के लिए जाना जाता है और बेस्ट टाइम होता है बारिश के थोड़ा सा बाद, जैसे सितंबर अक्टूबर में। अगर आप कोंकण रेलवे साइड, कोंकण जो है वो कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री का जो महाराष्ट्र और साउथ को जोड़ता है ना, वो वाला रेलवे एरिया है। बहुत खूबसूरत रेलवे ट्रैक है, गुफाएं और साथ ही साथ ग्रीनरी बहुत सुंदर है। तो उसको आपको बकेट लिस्ट में रखना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैं भी इतना ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, लेकिन यही तो लाइफ है, इसको देखना चाहिए। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के साथ इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है फिर? बस इतना ही है। पाइपलाइन, भारत के परिवहन मार्चिल पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। इसमें पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल और गैस, प्राकृतिक गैस को जो है इधर से उधर पहुंचाने के लिए होता है। तो पाइपलाइन भी परिवहन का साधन हो सकता है। जरूरी है ना परिवहन से इंसानों को ही पहुंचाया जाए, पाइपलाइन भी जो गैस वगैरह होती है, गैस, कोयला, सॉरी गैस, पेट्रोल, कच्चा तेल, जो इनको ले जाने के लिए पाइपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से भारत में कौन सी पाइपलाइन है और कौन कौन सी, तो इसमें देख लेते हैं। भारत में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों गुवाहाटी, बरौनी तथा इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। अगर मैप बना होगा तो यहाँ बना होगा ये पाइपलाइन। तो पहला एक जो राज्य है वो असम से होते हुए यहाँ आ रहा है। अच्छा, ये रेल मार्ग है, वही तो मैं बोलूँ कि इतनी ज्यादा पाइपलाइन, क्यों पाइपलाइन का मैप नहीं बना हुआ है इसमें, रेलवे का बना हुआ है। तो 2 नंबर में मेरे ख्याल से ये पूछना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर पाइपलाइन के बारे में पूछा जाए, ये पूछ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे एक परिवहन का साधन है, तो आप बता सकते हो कि भारत में परिवहन भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, क्योंकि इससे कच्चा तेल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का जो है वो परिवहन किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 भाग हैं। पहला, उत्तरी ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, क्योंकि तेल क्षेत्र है, कच्चा तेल का मैप देखोगे यदि आप, जो दूसरे चैप्टर में देखा था, असम में कच्चे तेल के भंडार हैं। वहां से पाइपलाइन डली हुई है, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक आती है। मैंने शायद पहले ही बोला, यूपी में अभी प्राकृतिक गैस की बहुत जबरदस्त वो चल रही है। सीएनजी ऑटो बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पर। गुजरात के सलाया से विरंगा, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। तो अगर आपको मैंने बोला है कि मैप के ये नाम कहीं लिख लो, तो ये नाम जरूरी हो जाते हैं। जालंधर कहाँ पर है, मथुरा कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, बीरम गांव कहाँ पर है। उसके ऊपर अगर आप कानपुर देखो, इलाहाबाद देखो, क्योंकि इलाहाबाद में अभी माघ मेला चल रहा है, बड़ा फेमस है। और कल इलाहाबाद की बात भी बताई मैंने कि क्रूज शुरू हो रहा है, जिसकी कीमत लगभग एक टिकट की 20 लाख रुपए है। तो वो इसलिए मैप पे पूछा जा सकता है आपसे कानपुर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, कानपुर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लखनऊ यहाँ पर है, वाराणसी यहाँ पर है, इलाहाबाद यहाँ पर है, कटनी नीचे है, झांसी भोपाल आप सभी जानते हो। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। तो ये HBJ पाइपलाइन है, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ये पूछा जा सकता है मैप में, पता होना चाहिए। जल परिवहन, ये तो भाई कल ही बात करी इस पे। जल परिवहन, भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन, तो ये तो सीधी सी बात है। भारत में अंतर स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। देखो मुझे मालूम है थोड़ा सा टफ होगा अगर बोलना, लेकिन ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500। अंतरस्थलीय मतलब कि जो नदियों के माध्यम से है ना। अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 1450 किलोमीटर है। इसमें केवल 5,000 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। केवल 5,000 ही मशीनीकृत नौकाओं, जो मोटर वो होती है ना, बोट, उनसे द्वारा होते हैं। बाकी सभी के सभी बचा हुआ कितना है, बहुत ज्यादा है। 14 में से 5,000 केवल ये है। तो 8, 8.5, 9,000 जो किलोमीटर है वो केवल हाथ से तय तय कर रहे होते हैं। पानी से याद आया, आप लोग ने आप में से कितने लोगों ने इटली शहर के बारे में जानते हो? इटली के एक शहर, नाम मेरे को याद नहीं, वेटिकन नहीं, वेटिकन नहीं, वेटिकन कहाँ से आ गया है? 2 मिनट।
चलो भूल गया मैं क्या बता रहा था। मेरा कैमरा किसी ने हैक कर लिया शायद। कभी चलता है कभी नहीं चलता। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग और हाँ पहले बता दूं, अभी शायद वीडियो अगर खत्म होती है तो 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जूम का यार। जूम ने अपडेट करी है, एक मीटिंग के बाद 5 मिनट बाद दूसरी मीटिंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, 40 मिनट की रहने देते हैं क्लास। थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। तो मेरे ख्याल से सबसे लंबा यही होगा। हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। सदिया तथा धुबरी के मध्य, अब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में है और 891 किलोमीटर है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक चंपारा नहर है। हाँ, बैक वाटर बड़ा फेमस है केरल का। काकीनाडी और पुडुचेरी, पुडुचेरी, पांडुचेरी होता है वैसे, पुदुचेरी लिखा है उसमें। पता नहीं। नहर स्टेज के साथ लगभग गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, माताई नदी महानदी डेल्टा। तो ये तो ठीक है भाई, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो उसमें कोई, मेरे को इंटरेस्टिंग बात इसमें पता नहीं होगी तो। प्रमुख प्रमुख समुद्री पत्तन, शायद अपन ऑनलाइन क्लास में बात कर चुके हैं कि पत्तन और पोताश्रय में क्या अंतर है। पोताश्रय मतलब कि जो क्या बोल, बंदरगाह। पोताश्रय मतलब बंदरगाह। तो बंदरगाह और पत्तन में क्या फर्क है, किसी को पता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, छोटी क्लास में बोले जाते हैं। पत्तन और पोताश्रय या फिर वो बंदरगाह में क्या फर्क है? एक मेन फर्क यही है कि जो बंदरगाह होते हैं ना वो नेचुरली डेवलप होते हैं, नेचुरली डेवलप होते हैं पोताश्रय या बंदरगाह। ये और जो बंदरगाह बड़े होते हैं। पत्तन जो होते हैं वो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, बंदरगाह बड़े होते हैं। ऑनलाइन क्लास में बात करी शायद मैंने इसमें, पत्तन और पोताश्रय में अंतर। मेरे को पता नहीं क्यों याद है कि मैंने करी है। देख लो, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, पत्तन और पोताश्रय में अंतर क्या है। पत्तन समुद्री तट पर जहाजों के ठहरने का स्थान होता है। पोताश्रय समुद्र में जहाजों के प्रवेश करने का प्राकृतिक स्थान होता है। तो पोताश्रय को ही बंदरगाह बोलते हैं, है ना। तो बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, मतलब वो किसी ने बनाए नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है, पहले से ही मौजूद है। उनको हम बंदरगाह बोलते हैं। पत्तन बनाए जाते हैं जहाँ पर जहाजों का वो होता है, रख रखाव भी होता है और ह्यूमन मेड होते हैं, इंसानों द्वारा बनाए। पत्तन जहाँ जहाजों पर सामान लादने उतारने की सुविधाएं होती हैं। तो भाई सामान, ये क्रेन दिख रही होंगी आपको, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्रेन होती है। और यहाँ पर ये दिख रहे होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स। तो ये कंटेनर्स द्वारा बहुत व्यापार होता है, बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो जहाज पर सामान लाने की सुविधाएं होती है। यहाँ पर जहाज जहाज लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब केवल खड़े रहते हैं वहां पर, सामान रखने के कोई वो नहीं होता। यहाँ कई बस्तियां गोदामों की सुविधाएं होती हैं। जवाहरनाथ बुक मुख पर कटे फटे खाड़ियां प्राकृतिक पोताश्रय हैं, जैसे मुंबई में। पत्तन व्यापार के द्वार कहे जाते हैं। जड़ तोड़ दीवार, दो अंतर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आपको। बड़ा छोटा तो मीना अम, ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बंदरगाह जो है वो बड़े भी हो सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बनते हैं। तो बड़े छोटे का तो दोनों में ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर 2 नंबर में आता है, दो अंतर कम से कम पता होना चाहिए और एक उदाहरण पता होना चाहिए, जो कि अपनी बुक में आ रहा है। तो कोच्चि में है एक पत्तन, कोच्चि पत्तन, दक्षिण पश्चिम में कोच्चि एक पत्तन है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में, है ना। कोच्चि केरल में है, तो वहाँ एक पत्तन है। और लेगून के मुहाने पर इसे प्राकृतिक पूछ रहा है, लेगून। और जो एक
पता नहीं, पोताश्रय लेगून के मुहाने पर स्थित काकतीय पोताश्रय है। इसके बारे में अपन कोयले में ही पढ़ चुके। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खदानों से निकले गए लोहा अयस्क का निर्यात करता है। शायद अपन देख चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो ये तो है। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ते हो तो एक काम करना आप, छोटा सा असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या क्वेश्चन ही हो जाएगा ये। भारत के प्रमुख दो तीन, केवल दो तीन पोताश्रय और पत्तनों के नाम इसमें से ढूंढ लेना, बुक में ढूंढ लेना, क्योंकि मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, अभी रिवीजन में आ भी जाएगा। खैर, खुद से ढूंढना अगली क्लास में। वायु परिवहन, वायु सबसे तेज माध्यम है, बस ये है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली है। तो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सरकारी जो कंपनियों के नाम है वो क्या है। तो एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है, और पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है ये भी गवर्नमेंट है। तो दो है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा इसमें वो दिया हुआ है, समुद्री पत्तन और हवाई जहाज। तो पत्तन के उदाहरण तो यहीं दिख रहे हैं अपन को, मैप में ही दिख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन, विशाखापट्टनम पत्तन, तुतिकोरिन, और कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, बहुत फेमस है यार, इसे भी बकेट लिस्ट में रखो अपनी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में बहुत सुंदर आइलैंड है देखने जाने के लिए, जब पैसे इतने कमाओ कि यहाँ जा सको घूमने के लिए। बहुत सुंदर है, इंडिया में ही है, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत है नहीं, नौका द्वारा जा सकते हो चेन्नई या तमिलनाडु से, एयरक्राफ्ट से भी जा सकते हो। लेकिन बहुत सुंदर है अंडमान निकोबार, आप देखिएगा, उसके वीडियो देखिएगा, बहुत सुंदर है। लक्षद्वीप का मुझे नहीं मालूम, मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन अंडमान देखा है। रहने लायक मतलब वैकेशन बिताने लायक जगह है। तो ये हमारी जो एयर एयर इंडिया है वो पवन हंस से सरकारी कंपनी है। एयर इंडिया को एक्चुअली अभी टाटा ने खरीद लिया, तो वो प्राइवेट ही हो गई है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एयर इंडिया को, अब एयर इंडिया गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद जो है वो प्राइवेट हो गई। और इसके पीछे कहानी ये है कि इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा जी ने की थी, जो कि टाटा फाउंडेशन के चेयरपर्सन। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ये प्राइवेट कंपनी थी टाटा की, सरकार ने इसको खरीद लिया, गवर्नमेंट हो गई, और उसके बाद एयर इंडिया कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। टाटा को फोर्सफुली बेच बोला गया, जबरदस्ती बेचने के लिए सरकार को, और सरकार ने खरीद भी ली। फिर उसके बाद एयर इंडिया ज़्यादा वो आगे बढ़ी नहीं, उसके बाद गिरती चली गई, 50-60 सालों तक संभाला। फिर उसके बाद अब फाइनली फिर से टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, क्योंकि उसकी माली हालत बहुत ऐसी खराब हो गई थी, बड़ा ही बदनाम हो गई है वो एयर इंडिया। तो अब वो टाटा ने फिर से एक्वायर कर लिया, टाटा जो है वो संभाल रहा है एयर इंडिया को फाइनली। एयर बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी वो। एयर इंडिया कंपनी का नाम है, जो कि भारत में एयरक्राफ्ट संचालित करती है, सरकारी कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट इधर से उधर ले जाने का काम करती है। आ, और टाटा ने अभी जब खरीदा तो फिर से बड़ा नाम हो गया उसका। हवाई यात्रा सभी की पहुंच में नहीं की, और उत्तर पूर्वी अगला आता है संचार सेवाएं। संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब चीजें। तो ये भी परिवहन का ही साधन है। क्यों? क्योंकि सूचना का आदान प्रदान भी तो भाई हो रहा है ना। परिवहन में फिर से वही बात, केवल इंसान नहीं आएगा, केवल पेट्रोल और कोयला नहीं आएगा, सूचना भी आएगी, सूचना का आदान प्रदान भी तो, वो भी तो परिवहन है। हालांकि परिवहन नहीं, टॉपिक ही अलग है। आपने चैप्टर का नाम देखा है, परिवहन की सेवाएं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो परिवहन के बाद जो है परिवहन केवल इतना ही था, परिवहन के साधन। अब जो दूसरा पोर्शन है वो संचार सेवा के बारे में है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। एक बार पढ़ना बनता है, लेकिन क्या आप क्या देखोगे उसमें। अच्छा, इसी में जो है संचार की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो निजी दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि जो है प्रमुख संचार के साधन है। सूचना इधर से उधर जारी होती है। यहाँ पर एक आईटी के बारे में आता है, डिजिटल भारत। अरे हाँ, कहीं तो भी क्वेश्चन आया था, डिजिटल भारत क्या है। आंसर तो यहाँ पर है ही, ये लो। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी
भारतीय प्रतिभा तथा आईटी सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल्स टू आईटी कल का भारत बनाना है। इंडिया टुमारो, इंडियन टैलेंट प्लस इंडियन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंडिया टुमारो कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझाना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ये जो बात लिखी हुई है ना, आईटी प्लस आईटी इक्वल्स टू आईटी, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोली होगी कहीं ना कहीं पक्के में। तो आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी इसमें इंफॉर्मेशन सेकंड वाले का है। भारतीय इंडियन टैलेंट, इंडियन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू इंडिया टुमारो कल का भारत, मतलब इन दोनों चीजों से कल का भारत बनेगा। भारत के टैलेंट से और भारत की टेक्नोलॉजी से इंडिया टुमारो कल का भारत बनेगा। वही है डिजिटल भारत। तो ये तो बोलने रटने वाली बात हो गई। डिजिटल भारत का मतलब क्या है? सरकार चाहती है सभी काम, सरकार की सभी योजनाएं जो है वो मोबाइल पर आ जाए, डिजिटल हो जाए, ताकि आम आदमी की पहुंच में हो जाए। नहीं तो हमारे सड़े से काम के लिए हमको लाइन में लगना पड़ता है। बोले 1 घंटे से लाइन में लगा हूँ, जब नंबर आया तो पता चला ये काम उस काउंटर पे हो ही नहीं रहा। बेचारा दूसरे नंबर पर फिर से लाइन में लगेगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी, छोटे से काम के लिए भी जो है वो परेशान होना पड़ता है। तो वो चीजें हैं। इसलिए जो है सरकार चाहती है कि डिजिटल ही हो जाए, अकाउंट खोलने से लेकर अकाउंट में पैसे निकालने तक का काम जो है वो घर बैठे ही हो जाए। पैसे डालने के लिए केवल बच्चे को, हम लोगों को बैंक जाना पड़े, या फिर केवल बैंक का उदाहरण मात्र लिया मैंने, लाइन में लगना पड़े किसी भी चीज के लिए। तो ये दूरसंचार के बारे में है। ये एक्चुअली मालूम क्या है? ये एक हाईवे पर लगा हुआ इमरजेंसी बूथ है, एसओएस लिखा हुआ है। जब भी आप हाईवे पर किसी परेशानी में, जैसे इस बंदे का टायर पंचर हो गया है या फिर कोई घटना घटित हो गई, तो बीच बीच में लगाए जाते हैं ये। इसमें आपको जो है बस फोन उठाना है, कोई ना कोई जो है किसी और को नहीं कर सकते आप फोन, लेकिन जो जिसने हाईवे बनाया है ना, जिसके भी अंडर होगा, एनएचएआई होगा या सीपीडब्ल्यूडी होगा या फिर कोई प्राइवेट टोल कलेक्ट करने वाली कंपनी होगी, तो उसको आप फोन कर दोगे तो वो हेल्प के लिए तुरंत आ जाएगा। चाहे वो पंचर से रिलेटेड हेल्प हो या आग लग गई हो या किसी की तबीयत खराब हो, गाड़ी खराब हो गई हो, किसी भी जुड़ी हुई हेल्प के लिए वो तुरंत जो है आपके पास आ जाएंगे। तो ये एसओएस बूथ लगाए जाते हैं हाईवेज पर। अपने यहाँ जो स्टेट हाईवेज हैं उस पर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है। कभी भी बाहर जाओ तो वो हेल्पलाइन नंबर नोट रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। 4 अंकों का ही होता है। हर एक हाईवे का अलग अलग हो सकता है। तो उस पर तुरंत कॉल कर दो आप। जैसे ही कॉल कर दोगे तो तुरंत हेल्प आपके पास आ जाएगी, एम्बुलेंस के रूप में या पुलिस के रूप में, जिसके रूप में भी हो। भैया ये भोपाल में भी है। भोपाल में हाईवेज जो नॉर्मली शहर के बाहर ही होते हैं, तो भोपाल के शहर में तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर भोपाल से आप अगर होशंगाबाद जाएंगे तो ये टोल नहीं मिलेंगे। मतलब ये वाले नहीं मिलेंगे आपको, नंबर मिल जाएंगे जैसा मैंने बोला। जहाँ सा कि 1086 एक नंबर है जो भोपाल होशंगाबाद हाईवे पे आपको दिखेगा, तो वो आपके फोन से आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि जो आप देश के प्रमुख नेशनल हाईवे हैं उनमें लगाए जा रहे हैं अभी ये, और मेन प्रमुख हाईवे पर अभी भी मौजूद है ये। तो जैसे लखनऊ दिल्ली हाईवे पे मिल जाएगा आपको। मेरे को कैसे पता है? मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई यूट्यूबर्स के ब्लॉग देखे हुए हैं, तो उसमें पता चल जाता है ये लगे हुए हैं। दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पे भी जहाँ तक है लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। तो जो मैं, अब धीरे धीरे सब जगह लग रहे हैं, बहुत सारी जगह लग जाएंगे। आपको एक बटन दबाना होता है, कोई ना कोई तुरंत बात करेगा सामने से। बड़ी अच्छी चीज़ है इमरजेंसी के लिए। उसके बाद है फिल्म भी इंटरटेनमेंट में आती है, संचार माध्यम में आती है। भारत में लगभग 100 भाषाओं की, ये तो नहीं है लेकिन हाँ ये अच्छा है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है। तो ये सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये तय करती है कि वो फिल्म बच्चों के लायक है कि नहीं है, बड़े के लायक है कि नहीं है, कुछ गंदे सीन तो नहीं है उसमें। अभी आपने शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि शाहरुख खान जो है वो किस तरह की कंट्रोवर्सी में जुड़े। चलो इसके बारे में बताता हूँ। 5 मिनट का अंतर रहेगा। अम, फिर से ज्वाइन करो 5 मिनट बाद, है ना? 5 मिनट का अंतर रहेगा, फिर से ज्वाइन करना।